जैसे आपको बताया, मेरा नाम डॉक्टर विजय माने है। मैं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हूँ। रीजनल डिसीज डायग्नोस्टिक सेंटर जो है, तो ये क्षेत्रीय पशु रोग निदान केंद्र हिंदी में हम उसको कहते हैं, जो कि 5-6 जिलों के लिए है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, ये 6 जिलों के लिए रोग निदान केंद्र है। तो हम अभी जो आप जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उसमें से मेरे को लगता है मैक्सिमम लोग बकरी पालन का प्रशिक्षण लेने आए हैं। तो बकरी पालन के क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मतलब क्या क्या दिक्कतें होती है, और बकरी पालन में आपने चलो आपका प्रोजेक्ट सबमिट किया या आपने पर्सनल बकरी पालन किया, आपके पास एनिमल्स आ गए, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि भाई हम कैसे क्या इनको शुरू करें, कितने से शुरू करें, क्या करें। तो सबसे पहले तो देखो, हमको जब भी बकरी पालन करना है, मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने आपको बताया होगा, लेकिन अपने एक मोटी मोटी बात करें तो बकरी पालन के लिए अपन को सबसे पहले यह तय करना पड़ेगा कि भाई अपन मांस के लिए करना चाहते हैं या दूध के लिए करना चाहते हैं। ओके ओके, मांस के लिए करना चाह रहे हैं या दूध के लिए करना चाह रहे हैं। अगर दोनों के लिए करना चाह रहे हैं तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्यूअल ब्रीड, है ना, है ना। अगर दूध के लिए तो मिल्क पर्पस कहेंगे अपन इंग्लिश में, और मांस के लिए तो मीट पर्पस कहेंगे, है ना। और आजकल आप जानते हो कि बकरियों में या बकरे का जो मीट है वो दिन ब दिन उसकी कीमत ज्यादा ही होती जा रही। अभी क्या रेट है? 6.40 पर केजी, है ना। अच्छा, आपके यहाँ 700, वेरी गुड। और कितना? 840। ओके, आईटी मतलब आईटी पार्ट है, तो वह लोगों के पास पैसा बहुत है, उनको तो फिक्र है कि मेरा पैसा कहाँ मेरे को इन्वेस्ट करना है। अगर आप छोटी सी बात करो कि आप अगर ये करोगे कि आपके पास इंडिजिनस गाय है, गिर है, सहवाल है, थारपार करे, आप उसका घी निकाल के अगर उसका अच्छी तरह से मार्केटिंग करोगे ना, तो आपका घी 1500 रुपए किलो जा सकता है, 5000 रुपए किलो जा सकता है, और 2200 रुपए किलो जा सकता है। तो बहुत सारे लोग इसको ऑनलाइन, आजकल का जमाना ही है आईटी का, तो आईटी में क्या है, आपको ऑनलाइन अपना एडवर्टाइजमेंट करना है, उसका इंपॉर्टेंस समझाना है। वैसे आप अगर इन सभी चीजों का इंपॉर्टेंस समझाओगे, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में मेनली क्या है, मेनली दिक्कत यह है कि मार्केट, और मार्केट में हमारे यहाँ क्या है, जैसे आप राजस्थान की बात करो, मैं तो महाराष्ट्र का हूं। राजस्थान के कंसेंट में हम अगर बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा बहुत पुअर लोगों के पास गोट का पॉपुलेशन है, और उसको पता ही नहीं मार्केट में क्या रेटें चल रही है। अगर किसी बाजू के गांव में बीमारी आ रही तो उसके जो लेने वाले जो लोग होते हैं विशिष्ट, तो वो क्या बोलते हैं, वहां बीमारी आई है, तेरे बकरी बेच दे, नहीं तो अगली बार क्या होगा, पूरे मर जाएंगे, तेरे को मैं 200 दे रहा हूँ, वो 200 ही नहीं मिलेगी, और यहाँ ही आपका पूरा प्रॉफिट खत्म हो जाता है। तो ये चीजें आपको, इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको व्यवहारिक बकरी पालन का ज्ञान होना चाहिए। व्यवहारिक बकरी पालन का ज्ञान होने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या, उसकी कौन सी तो नस्ल है यह सिलेक्ट करनी पड़ेगी, सही बात है। फिर आपको दूसरी बात है, आप जमीन कौन सी है, जमीन थोड़ी ऊंचाई वाली चाहिए, वो अच्छा ड्रेनेज होने वाला चाहिए, जमीन फॉरेस्ट एरिया से या जंगल वाले एरिया से सटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि बकरी क्या है, बकरी सिलेक्टिव फीडर है। बकरी को आप एक जगह बांध के बहुत अच्छा चारा दोगे तो वो नहीं खाएगी, लेकिन इधर उधर घूम के उसको अगर थोड़ा बहुत चारा मिलता है तो भी उसका अच्छा कन्वर्जन वो कर लेगी। इसलिए बकरी को सिलेक्टिव ब्रीडर कहते हैं। और बकरी केवल क्या करती है, बहुत सारे वनस्पतियों के ऊपर ऊपर के पार्ट खाती है। और अगर हम उसकी तुलना भेड़ से करेंगे तो भेड़ बिल्कुल ही जैसे ब्लेड चलता है ना, वैसे भेड़ का मुंह चलता है। इसलिए भेड़ों को क्या कहते हैं, भेड़ों को कहते हैं म्यूजियम ऑफ पैरासाइट। तो भेड़ों में अंत परजीवी ज्यादा मिलते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है म्यूजियम ऑफ पैरासाइट। अगर हम बकरी पालन की बात करें तो सबसे बेस्ट, आपके जानकारी के लिए, इसमें से बहुत सारे लोग राजस्थान के होंगे, पिछली बार कुछ एमपी से थे, कुछ गुजरात से थे। तो राजस्थान में सबसे बेस्ट ब्रीड है गाय की। देखो भगवान ने राजस्थान में बकरियों की भी बेस्ट ब्रीड है, राजस्थान में भेड़ों की भी बेस्ट ब्रीड है। तो बकरियों में मेनली अगर हम बात करें तो सिरोही है, सही है सर। दूसरी क्या है, झालावाड़ी है। फिर क्या है, मारवाड़ी है। और क्या है, सोजत। अब सबसे बेस्ट इस ब्रीड को माना जाता है सिरोही को। तो सिरोही जो ब्रीड है उसके 3 वान आते हैं। 3 वान मतलब सब टाइप। जैसे हम कोई भी हाइब्रिड बीज लेते हैं, जवार का लेते हैं, बाजरे का लेते हैं, तो उसका सब टाइप होता है। वैसे सिरोही के 3 सब टाइप है। एक है देवगढ़, दूसरा क्या है रेवदर, और तीसरा है आपका नागौर जिले का एक परबतसर।
तो आज की डेट में सबसे बेस्ट जो ब्रीड है वो है देवगढ़ वाला जो स्ट्रेन है वो, क्योंकि ये दूध भी अच्छा देती है और ये ड्यूअल पर्पज है ना। इसको अपन क्या कह सकते हैं, द्विहेतुक है। मतलब आप अगर सिरोही बकरी देख लेते हो तो उसमें 2-3 कलर आते हैं, एक स्पॉटेड ब्राउन कलर आता है, एक चॉकलेट कलर आता है और एक ब्राउन कलर आता है। फिर कुछ सींग वाले आते हैं बकरी, कुछ बिना सींग वाली आते हैं। फिर क्या उनके गले के नीचे 2 ऐसे लुमने वाली चीजें होती है, उसके हम टसल्स कहते हैं, है ना। फिर उसमें यह कहा जाता है कि जो बकरी का पीछे वाला पार्ट ज्यादा ऐसे कॉनकेव होता है तो वो बकरी ज्यादा दूध देने वाली होती है। फिर इसमें अगर हम पैरिटी की बात करें, मतलब कितने बच्चे देती है, तो लगभग 50-55% बकरियां 2 बच्चे देती है ना। 6-8% 3 देती है और बाकी बची हुई 1 बच्चा देते हैं। तो सबसे पहले हमको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम बकरी फार्म अगर तैयार कर रहे हैं तो हमको अगर बकरी का हमने ब्रीड सिलेक्ट किया, हमने अगर सिरोही सिलेक्ट किया, आपके पास झालावाड़ी है, मारवाड़ी है, सोजत है, लेकिन जो आईसीआर है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उनके अनुसार बकरी का जो ब्रीड है सबसे बेस्ट ड्यूअल पर्पज वो सिरोही है। और सिरोही में भी कौन सा है, देवगढ़। तो देवगढ़ आपको पता है राजसमंद जिले में है, यहाँ से 100 किलोमीटर है। वहां क्या है, भगवान ने वहां के जंगल में ऐसा फ्लोरा और फौना दिया है कि वहां की सभी वनस्पति हाईली प्रोटीनस है, उसमें प्रोटीन्स ज्यादा पाए जाते हैं। तो वह छोटे छोटे मार्जिनल फार्मर्स है और ये बकरी यहाँ से विदेश तक पहुंची हुई है। महाराष्ट्र में लोग इन बकरियों को ले जाके व्यापारिक बकरी पालन कर रहे हैं, और दैट टू बंदिस्त। आप बोल रहे हो नहीं वो बाहर खोलते होंगे, बहुत सारे लोग क्या है उनके पास हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में उनके पास बेर का बगीचा है, तो वो क्या करते हैं, जैसे बेर का सीजन हो गया बकरी आराम से अंदर घुसती है, आराम से अंदर चरती है। तो इस तरह से भी अगर आपके पास एग्रीकल्चर हो तो आप उसको सेमी इंटेंसिव कह सकते हैं। अगर हम केवल बकरी को एक जगह रखते हैं, चारा खिलाते हैं, तो उसको बंदिस्त कहेंगे। अगर हम थोड़ा बाहर छोड़ेंगे, थोड़ा फार्म में खिलाएंगे, तो उसको सेमी इंटेंसिव कहेंगे। तो सेमी इंटेंसिव सिस्टम भी होती है। और बंदिस्त पद्धति में बहुत सारे महाराष्ट्र में लोग क्या कर रहे हैं, यूज हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स कितने लोगों को पता है? तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है, कंट्रोल्ड, उसमें मॉइस्चर टेम्परेचर कंट्रोल करके ट्रे में मक्की जो होती है उसको उगाया जाता है और एक स्पेसिफिक उसका एज होने के बाद, टाइम होने के बाद उसको खिलाया जाता है। तो आप लोगों को हाइड्रोपोनिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन नंबर है, उनके पास कमर्शियली वायबल 20,000-25,000 का यूनिट है जो कि आप असेंबल कर सकते हो अपने यहाँ लाके, या उनके पास वीडियो भी है उनके, तो वो भी आप देख सकते हो। क्योंकि जो हम बात करते हैं आज इंडिया के परिप्रेक्ष्य में या इजराइल के परिप्रेक्ष्य में हम अगर बात करते हैं तो इजराइल में हमारे से कितनी % बारिश कम होती है, 60% बारिश कम होती है, फिर भी उनके पास आज 100 किलो दूध देने वाली गाय है, उनके पास बेस्ट ब्रीड है, उनके पास बेस्ट टोमेटो प्रोडक्शन। हमारे यहाँ के कितने लोग जाते हैं इजराइल सीखने के लिए। इसलिए आजकल जो भी प्रोटोकॉल आता है या पूरा सॉफ्टवेयर आता है वो इजराइल बेस्ड आता है। बहुत सारी कंपनियां बोलती है कि हम आपको शेड से लेके मतलब कंप्लीट फाउंडेशन तक पूरी चीजें एक साथ दे देंगे। तो ऐसी चीजें उपलब्ध है, जैसे अल्फा लावाल है, डी लावाल है, उसमें आपको मिल्किंग मशीन आएगी, शेड के पिलर आ जाएंगे। तो महाराष्ट्र में एक बंदा है जिसने LSS किया हुआ है, तो उसका नाम सावंत है, तो उसने 150 फार्म तैयार किए हुए गायों के, कि भाई आपको फार्म तैयार करना है ना, तो गाय के घंटी से लेकर मिल्किंग मशीन तक सब चीजें मैं दे दूंगा, आपको केवल गाय परचेस करनी है। फिर वो बोलता है मैं आपको पशु आहार भी मैं ही दूंगा, और उसका पशु आहार जिन जिन डेयरियों में लोग खिला रहे वहां एक भी पशु के ऊपर चिचड़े नहीं। उसका पशु आहार देने के बाद लोगों ने 15,000 20,000 में गाय लाई थी होल्स्टीन जर्सी, उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा और वो 25,000 30,000 35,000 की होगी, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट को बुला रहा है, उसके एक्सपर्ट एडवाइस से वो फीड बना रहा है और उस फीड से छिचड़े नहीं। और हमारे आज मेन प्रॉब्लम क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ है उसके कारण बाह्य परजीवी बहुत ज्यादा बढ़े। आप नहीं देखते आजकल छिचड़े थोड़े से ज्यादा ही हुए, पहले से ज्यादा हुए। तो ऐसे सिस्टमेटिक काम करने वाले लोग भी है। फिर वो बोलता है वैक्सीन भी मेरे ही लोग लगाएंगे, वो बोलता है इंसिमिनेशन भी मेरे ही लोग लगाएंगे, और दूध भी मैं ही लूंगा। और कैसे लूंगा, 0 एंटीबायोटिक वाला, 0 बैक्टीरिया वाला दूध ले लूंगा। तो ऐसा काम हमको करना है ना। तो आप जो NLM मिशन में जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको मजदूर नहीं बनना है, आपको उद्योजक बनना है। तो आपका फोकस, आपका जो आगे का जो ये है वो उस हिसाब से होना चाहिए कि भाई मुझे उद्योजक के हिसाब से बकरी पालन करना। तो ये नस्ल हमने सिलेक्ट की, नस्ल में भी हमको देखना है कि भाई जब हम बकरियां लेने जा रहे हैं तो हमको छोटी बकरियां लानी है, पाटे लानी है। बड़ी बकरी लाके क्या करेंगे,
बड़ी बकरी में देखो, आज के परिप्रेक्ष्य में हमको ये भी ध्यान में रखना है कि आप अगर कोई भी गाय लेने जा रहे हो, भैंस लेने जा रहे हो, बकरी लेने जा रहे हो, अच्छी चीज कोई नहीं बेचता, कोई ना कोई उसमें दुर्गुण होता है। तो बहुत कम अच्छी चीज लोग बेचते हैं, लेकिन फिर उसकी मुंह मांगी रकम भी होती। तो बकरी पालन में क्या है, आपको बकरी पालन करनी है तो आपको पाटे लानी चाहिए, 6 महीने की, 8 महीने की। उस वो लाने से क्या होगा, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। फिर क्या होगा, आपका इनिशियली आपको जो वॉल्यूम चाहिए वो ज्यादा आएगा, प्लस उससे और क्या फायदा होगा कि जो पाटे होगी उनका प्रोडक्शन लाइफ भी तो ज्यादा रहेगा। अगर समझ लो मैंने 4 बार ब्याई हुई बकरी लाई है, तो और क्या, वो 2 4 5 बार और ब्याएगी, लेकिन मैंने पाट लाई तो कितनी देर दूर तक वो उसका प्रोडक्शन में लेता रहूंगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखने योग्य है। तो आप अगर सिरोही गोट लेना चाहते हो तो देवगढ़ में जाके वहां के डॉक्टर है, उन्होंने पिछले 25-30 साल से काम किया है बकरियों में, तो उसकी पाटों की उवाड़ी चेक करके बोलते हैं ये प्रेग्नेंट है, ये नॉन प्रेग्नेंट है, तो वो सोनोग्राफी के बराबर सही आता है उनका वो जो रिजल्ट होता है। तो बहुत सारे लोग ईद के हिसाब से भी तैयार कर लेते हैं, बकरे लाते हैं, क्योंकि ईद में उनको 1.5 साल से ऊपर का बकरा चाहिए, 2 दांत लगाए हुए बकरा चाहिए। उस हिसाब से भी यहाँ से महाराष्ट्र ले जाते हैं और लोग बेच रहे हो, अच्छा पैसा कमा रहे। तो आपको सबसे पहले ब्रीड सिलेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। आपके पास उतना चारा होना चाहिए, चारे में लिग्यूमिनस होना चाहिए, हाइड्रोपोनिक्स होना चाहिए। नए नए तकनीक से आपको बकरी पालन करना पड़ेगा। अदरवाइज केवल आप ये सोचोगे कि मेरे घर पे पड़ा है वो चीज मैं दूंगा, मेरे पास गेहूं पड़े गेहूं दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। बकरियों को भी बढ़वार के लिए संतुलित पशु आहार चाहिए, उसमें प्रोटीन चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसमें बहुत सारी दालें चाहिए, उसमें मिनरल चाहिए। ये सब बातें भी आपको ध्यान में रखनी होगी। चूंकि मैं पशु रोग से संबंधित फील्ड से हूँ, अभी मेरी नौकरी चल रही, तो मैं आपको मैक्सिमम बातें पशुओं में रोग निदान के बारे में बताऊंगा आज। आप वो मेरे से पहले किसी ने बताई हो, नहीं बताई हो? जी सर। सबसे पहले देखो, हमको पहले ये पता होना चाहिए कि भाई रोग क्या होता है। जैसे पशु की जो सामान्य क्रिया है, श्वसन क्रिया, जो भी सामान्य जो चीज है, उसमें कोई असामान्य चीज हो जाती है, उसी को तो हम रोग कहते हैं। सामान्य टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ गया तो रोग हो गया। सामान्य सांस ले रहा है, सांस ज्यादा हो गया तो रोग बढ़ गया। निंगनी सामान्य कर रहा था लेकिन बीच में दस्त लग गई तो रोग बढ़ गया। तो रोग के जो कारक होते हैं वो 3-4 होते हैं। सबसे पहले तो बैक्टीरिया होते हैं, आप सभी लोगों को पता है। फिर वायरस होता है, फिर क्या होते हैं, फंगाई होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं, है ना। या चौथा क्या होता है, परजीवी। अब जो बैक्टीरिया के मेन जो बीमारियां है बकरियों में महत्वपूर्ण है, वो हम देख लेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है जिसको हम एंटेरोटॉक्सिमिया कहते हैं, जिसको हम देशी भाषा में फिड्सिया कहते हैं। ये बीमारी होती है क्लोस्ट्रीडियम नाम के जीवाणु के कारण। जनरली ये कीटाणु पशु के पेट में ही होता है, जिसको कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम पिंजन। लेकिन जब भी पशु के शरीर के अंदर इस जीवाणु को पनपने की कोई ऐसी मौका बनता है, जब जाके ये बीमारी फैलती है। तो इसमें क्या, कौन सा मौका है, पहली पहली बार बारिश होती है तो हरा चारा पशु खाता है पहला पहला। तो पशु के जब भी पेट में कब्ज होगी तो क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है वो मल्टीप्लाई होता है और वो अंदर पॉइजन तैयार करता है। और चूंकि ये पॉइजन शरीर के अंदर तैयार होता है, इसलिए इसको एंट्रोटॉक्सिमिया कहते हैं। शरीर के बाहर टॉक्सिन, इसलिए टॉक्सिन 2 प्रकार से तैयार होते हैं। एक्सोटॉक्सिन मतलब शरीर के बाहर, एंडोटॉक्सिन मतलब शरीर के अंदर। अब ये एंट्रोटॉक्सिमिया बीमारी हो गई तो इसमें क्या होगा, अचानक आपके पशु मरना शुरू हो जाएंगे। बकरी एकदम कूद गई मर गई, या उसने माता कहीं टकराया मर गई, कभी कभी उसमें दस्त लगी, तो ये आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि अचानक मर गए बकरे, कैसे हो गया। तो सबसे पहले तो देखो, आज हमने कोरोना आया था, कोरोना से सबसे पहले हमने क्या सीखा भाई, सबसे पहले तो आपको वैक्सीनेशन जरूरी है। दूसरी बात, कोई भी नई चीज आ गई तो क्या जरूरी है, क्वारंटाइन जरूरी है। क्वारंटाइन क्यों जरूरी है, जैसे हमने कोई नया पशु लाया, अगर मेरे पास पशु है, मैं हर साल वैक्सीन लगा रहा हूँ, एंट्रोटॉक्सिमिया का लगा रहा हूँ, पीपीआर का लगा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपसे पशु खरीदे, आपके पास वैक्सीन लगाता नहीं लगाता, और मैंने उन पशुओं को लाते ही मेरे पशुओं में मिक्स कर दिया, तो ऐसा कभी नहीं करना। जब भी आप कोई नया पशु लाते हो तो उसको 5, 10, 15 दिन दूर ही रखना है।
और अगर संभव हो सके तो उनके मेंगनी की जांच करनी है, उनके खून की जांच करनी है। जब आपको लगे कि इनमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं, जब आपके जो पुराना स्टॉक है उसमें बकरियों को मिक्स करना है। यह सबसे बड़ा थंब रूल आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अभी हमारे पास एक कंपाउंडर थे, तो अभी हमारे डिपार्टमेंट में उनके पास पहले से ही बकरियां थी, लेकिन उन्होंने नागौर से कहीं से बकरियां लाई और उन बकरियों के साथ पीपीआर आ गया, बस मर गई जितनी बकरियां आई थी। इनके पास जो थी उनको वैक्सीन लगाया था, वो नहीं मरी, तो नुकसान किसका हुआ। और ऊपर से क्या होता है, कभी भी कोई भी वैक्सीन लगाता है नहीं लगाया, तो जो व्यापारी होते हैं वो कभी भी सच चीज आपको नहीं बताएंगे। वो सब बताएंगे सर मैंने ये वैक्सीन लगाया, सर मैंने वो वैक्सीन लगाया, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कोई भी चीज नहीं होती। तो अपने हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट क्या है कि भाई हम कोई भी चीज बेचते हैं तो उसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर मेरे पास 100 लीटर दूध देने वाली गाय है तो मेरे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि इसकी माँ की माँ ने कितना दूध दिया था, इसकी बाप की माँ ने कितना दूध दिया था, इसलिए इसकी होने वाली बछड़ी इतना दूध देती। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं। तो ये रिकॉर्ड कीपिंग आपका सही होना चाहिए। रिकॉर्ड कीपिंग में सबसे पहले कौन सा वैक्सीन कब लगाया, आपने मिंगनी की जांच कब कराई, आपने खून की जांच कब कराई, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और उसके लिए आपको, मैं तो ये मानता हूँ, आप अगर व्यावहारिक बकरी पालन करना चाहते हो तो टीकाकरण आपको ही करना आना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मतलब एनजीओ में काम करते हैं उदयपुर के आसपास, जिनको कि मुर्गी पालन संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उसमें से एक इंसान को, इनका जो वो होता है हेड होता है, उसको वैक्सीनेशन का भी ट्रेनिंग देते हैं। तो बकरियों में वैक्सीनेशन करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, उससे सीखो, आराम से आपको वैक्सीन लगाने का पता पड़ेगा। और आजकल सब सॉफ्टवेयर बेस्ड चीजें आप लोग, जैसे कि इजराइल बेस्ड मॉडल में क्या होता है, पूरा सॉफ्टवेयर ही वो आपको दे देते हैं। उस सॉफ्टवेयर में केवल क्या होता है आजकल, जैसे आपको एक मजेदार बात बताओ, महाराष्ट्र में एक चित्रे डेयरी करके डेयरी है, तो उनका दूध जाता है 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो। तो उनके डेयरी फार्म पे जो भैंसे, उनसे पहले दिन या दूसरे दिन ही बछड़े को अलग करते, तो भी वो भैंसे दूध उतारती है, मशीन मिल्किंग करते। उनके गले में सॉफ्टवेयर है, तो वहां जो ऐसा कुछ एक ओपनिंग उन्होंने रखा है, तो जिस भैंस को जितना दूध देना है उतना ही उसको वह बाटा वो सॉफ्टवेयर छोड़ता है। तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, अपन तो अभी कितना मतलब बहुत दूर है उन सभी चीजों से। तो वो चीजें दूर नहीं की, क्योंकि उनको पता पड़ेगा सॉफ्टवेयर से कि आज कौन सी भैंस हिट में है। उनको पता पड़ेगा कि आज भैंस हिट में है, तो पहले मैंने कितने दिन पहले उसको इंजेक्शन लगाया था, कौन से टाइम पे एग्जैक्टली में हिट में आ गई पशु, पता पड़ता, तो उसका इंसेमिनेशन का टाइम भी फिक्स हो गया, तो ज्ञापन होने के परसेंटेज भी वहां ज्यादा है। और अपने यहाँ और बड़ी बात क्या है कि अपने यहाँ फॉरेन में जो कंट्रीज है विकसित, उनमें अच्छे पशु क्यों है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने खराब चीज का कलिंग किया। जैसी कोई चीज खराब है निकाल के फेंक दिया। हमारे यहाँ तो रहने दे यार, पशु है यार, इसको क्यों मारे। तो हमारे पास इसलिए आजकल ये सब चीजें पड़ी हुई है, हमारे पास सिलेक्शन नहीं। तो आप बकरी जब खरीदते हो, जब आपको सिलेक्शन भी करना है, आपको जाते वक्त अगर दूध देने वाली बकरी है तो उसका अडर चेक करके देखना है कि भाई दोनों थन एक जैसे लंबे है क्या, थन में कोई गांठ तो है कि नहीं। अगर बकरा लेने जाओ तो 2 टेस्टिकल होने चाहिए, 2 गोड़ी होनी चाहिए, कभी कभी बकरियों को 1 गोड़ी होती है। तो ऐसा बकरा ब्रीडिंग में यूज करेंगे क्या, हम नहीं करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें आपको रूटीनली सीखनी चाहिए। तो एंट्रोटॉक्सिमिया रोग में अचानक अगर मौत हो जाती है तो इसका बेस्ट अपन कैसे पता कर सकते हैं। देखो, रोगों की जांच करने के लिए सबसे पहले तो अगर एंट्रोटॉक्सिमिया की जांच करनी है तो हमारे पास एक यूरिन स्ट्रिप आती है। कल आप आओगे हमारी लेबोरेटरी में, तो एक ऐसी डिब्बी आती है, उसके अंदर यूरिन की स्ट्रिप होती है, और जैसे मरे हुए बकरी का यूरिन में हम इसको डुबोते हैं तो इसमें ग्लूकोज बढ़ता है। जैसे हमको पता पड़ता है ग्लूकोज बढ़ा तो हम मानते हैं कि इसमें एंट्रोटॉक्सिमिया है, अदरवाइज लक्षणों से हमको पता नहीं पड़ता है। तो ये बीमारी को अगर हमको टालना है तो सबसे पहले एंट्रोटॉक्सिमिया का वैक्सीन लगाना है। वैक्सीन का डोज कितना है, 2.5 ml सबकट, ईटी वैक्सीन हम उसको कहते हैं। वैक्सीन का और थंब रूल क्या है, वैक्सीन के ऊपर जो भी लिखा हुआ है स्टोर एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, तो उस तापमान को उस वैक्सीन को रखना है। अगर आप बाहर रखोगे तो इसकी क्षमता कम हो जाएगी, ये भी बात ध्यान में रखनी है। आपके यहाँ डॉक्टर आएगा, बोलेगा मैंने अभी स्पेशली पीपीआर के बारे में, मैं जब पीपीआर से अपन बात करेंगे, पीपीआर से संबंधित जब बता दूंगा, लेकिन एंट्रोटॉक्सिमिया में आपको वैक्सीन लगाना है और इसको वापस रिपीट करना है 14 दिन बाद। इसलिए अपन 14 दिन बाद देते हैं, इसको कहते हैं बूस्टर। बूस्टर हमने कैसे सीखा, कोरोना से सीखा। पहले हमको पता ही नहीं था बूस्टर क्या है, लेकिन कोरोना ने बता दिया, पहला डोज लागे हुए, दूसरो नहीं लागे। तो एंट्रोटॉक्सिमिया बूस्टर डोज देना जरूरी है।
प्रेग्नेंट एनिमल को हम बूस्टर डोज देते हैं तो होने वाले बछड़ों में भी इम्यूनिटी आती है। तो साल में 2 बार आपको एंट्रोटॉक्सिमिया वैक्सीन लगाना है। अब साल में 2 बार ही क्यों? क्योंकि बरसात होती है तो पहला पहला चारा आता है, कब्ज होगी तो एंट्रोटॉक्सिमिया होगा। और जब फसलें कटती है तब क्या होगा? गेहूं कट गया, गेहूं की ओंबियां गिर जाती है, वो पशु खाता है तो वापस कब्जी, उस समय वापस होगा। तो एक बार जून में और एक बार दिसंबर में, है ना, एंट्रोटॉक्स। हाँ, साल में 2 बार आपको। फिर क्या, हर एक वैक्सीन की अपनी इम्यूनिटी है। जैसे बोलते थे कि भाई मैंने तो ये टीका लगाया, हमारा तो 1.5 साल इम्यूनिटी है। उसमें 2 आता था ना, एक कोवैक्सीन आता था और दूसरा एक आता था ना, तो दोनों की अलग अलग इम्यूनिटी थी। तो उस हिसाब से हर एक वैक्सीन की अपनी इम्यूनिटी है। जैसे FMD है, खुरपका मुंहपका रोग, ये बकरियों में ज्यादा नहीं होता, लेकिन बकरियां उसकी कैरियर होती है। मतलब बकरियों के सांस नली में खुरपका मुंहपका रोग का वायरस हो सकता है। इसलिए अभी जो राष्ट्रीय खुरपका मुंहपका नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है, पहले इसमें गायों का, भैंसों का टीकाकरण होता था, अब बकरियों का भी होगा। इवन अभी हमारे लिए तो अगले राउंड से ये निर्देश आए हैं कि भाई सुअरों के भी सैंपल लेने, क्योंकि सुअर इधर से उधर बीमारी फैलने में बहुत बड़ा रोल ये कर रहा है। तो उनमें भी देखना है कि उस वायरस का अंश कितना है। तो इतनी बड़ी तैयारी होती है सब कुछ। आपको तो स्पेशली क्या है, राजस्थान में निःशुल्क दवा योजना है, वैक्सीन के लेके ट्रीटमेंट तक सब चीजें आपको फ्री है कि नहीं है? तो क्या दिक्कत है? अभी जैसे अपने तो एंट्रोटॉक्सिमिया की बात की, और ये तो महत्वपूर्ण बैक्टीरियल डिसीज है जो कि बैक्टीरिया से होता है। अब विषाणु की बात करें तो बकरियों को सबसे महत्वपूर्ण ये रोग है, उसको कहते हैं हम PPR, पेस्टिस डिपेटस रूमिनाटस। तो ये सबसे खराब रोग है बकरियों में। एक बार रोग आने के बाद मैक्सिमम बकरियों की इसमें मौत हो जाती है। मुंह में छाले हो जाते हैं, पशु को बुखार चढ़ता है, पशु गंदी गंदी बदबू वाली दस्त, बदबूदार दस्त करता है, नाक से हेंडा निकलता है, आंखों से गिर निकलता है, और पशु की जो गम्स होते हैं, या जिसको क्या कहते हैं, जड़े कहते हैं हम, है ना, उसमें दलिया चिपका हुआ जैसे अल्सर्स दिखते हैं। तो इसको हम PPR कहते हैं। PPR आने के बाद उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। कोई भी वायरल बीमारी होती है उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन वायरल ट्रीटमेंट के बाद में बैक्टीरिया आते हैं, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह लगाते हैं। अदरवाइज वायरस बीमारी में ट्रीटमेंट नहीं होती है। इसलिए जनरली वायरस वाली बीमारियों में क्या लगता है, टीका लगता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। तो ये PPR बीमारी में आपको वैक्सीन लगाना है। 4 माह से ऊपर के पशुओं को लगाना है। अपन बकरी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ये स्पेशली भेड़ और बकरियों की बीमारी है। 4 माह से ऊपर लगाना है। उसके बाद में 3 साल में एक बार लगाना है। फिर अगर हम इस वैक्सीन की बात करते हैं तो इसमें वैक्सीन में 2 चीजें आती है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? कुछ मुश्किल लग रहा है? इससे नीचे आओ। आप कल लैब विजिट करेंगे तो आपको और अच्छा आइडिया आ जाएगा, है ना, लेबोरेटरी में कैसे काम होता है और लेबोरेटरी हमारा कितना मदद कर सकती है। अपन कुछ उनके उदाहरण भी देख लेंगे। मतलब मैं आपको लेबोरेटरी हेल्प का एक उदाहरण बताऊंगा, जो मैंने खुद, वो बकरी फार्म को मैं कभी कभार जाता हूँ, देखता हूँ। और एक सबसे बड़ी बात है कि मेरे राजस्थान का जॉब करने से पहले मैंने महाराष्ट्र बकरी और भेड़ अनुसंधान में काम किया हुआ है। आप अगर गूगल पे डालोगे तो निमकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उनके यहाँ निमकर में मैंने 2 साल काम किया हुआ है। तो वहां मैंने बकरियों में इंसिमिनेशन किया है, लेप्रोस्कोप से इंसिमिनेशन सीखा हुआ है, एम्ब्रियो ट्रांसफर सीखा हुआ है, लेकिन बाद में मेरे वो काम में ही नहीं आया। तो उनके यहाँ, आप में से अगर कोई बहुत ही जिज्ञासु होंगे, अच्छा क्वालिफिकेशन वाले लोग होंगे, तो उनके यहाँ शॉर्ट टर्म इंसिमिनेशन का ट्रेनिंग कोर्स भी होता है। तो आप पैसे भर के वहां जाके जी 3 डेज का है। अच्छा, 3 डेज है क्या? मैंने वहां जॉब किया था सर 95 में। अपन किसकी बात करें तो PPR में देखो, PPR ये फ्रीज ड्राइड वैक्सीन आता है। एक छोटी वायल होती है, उसमें ड्राइड कैप्सूल आता है, और इसको -20 डिग्री पे स्टोर करना होता है। अलॉन्ग विद दिस देयर इज डाइल्यूएंट, तो डाइल्यूएंट भी आता है, और ये डाइल्यूएंट को आपको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना होता है। लोग उल्टा कर देते हैं, इसको यहाँ रखते, इसको यहाँ रखते, तो ऐसा नहीं करना है, इसको -20 पे ही रखना है। उसके बाद जब भी आप इसका वैक्सीन तैयार करते हो मिक्स करके, इसको जल्दी से जल्दी उसको यूज करना है।
ऐसा नहीं कि आपकी 50 बकरी थी, मैंने 50 डोज लगाए, वापस फ्रिज में ले जाके रखा और वापस शाम को रखा। तो ये नॉलेज फार्मर में होना चाहिए। जी जी सर, देखो वैक्सीन क्या होता है, एक तो पतला वैक्सीन आता है किसी भी वायल में भरा हुआ, ठीक है। एक तो क्या होता है ड्राइड आता है, मतलब छोटी वायल होती है और उसमें ड्राइड कैप्सूल पड़ा हुआ है ऐसा। तो इस कैप्सूल को पीपीआर के जो वैक्सीन होता है तो ये 100 डोज का होता है, ओके। तो इसको रखना चाहिए -20 डिग्री सेल्सियस। आपके घर में -20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कहाँ मिलता है, जहां बर्फ बनता है ना, एटलीस्ट आप वहां रख सकते हो ना, नॉट दैट मच बट इट विल बी सफिशियंट। तो ये जो है इसको -डिग्री में रखना है और इसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, क्योंकि इस वैक्सीन को अगर डोज को बनाना है तो इसके लिए डाइल्यूएंट की जरूरत होती है, लिक्विड की जरूरत होती है। वो लिक्विड अपन इसमें ऐड करते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इस वैक्सीन को आपको जल्दी से जल्द यूज करना है। बहुत सारे लोग व्हाट दे आर डूइंग, अभी तैयार किया शाम को यूज किया, तो उस वैक्सीन का कोई उपयोग नहीं, और इसके लिए डाइल्यूएंट भी इसके साथ ही आता है। या ज्यादा से ज्यादा लोग नॉर्मल सलाइन यूज करते, नहीं तो बहुत सारे लोग डीएनएस यूज करते, कुछ भी यूज करते। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उस वैक्सीन की पोटेंसी कम हो जाएगी। और वैक्सीन को मतलब तैयार करने के बाद तुरंत उस वैक्सीन को यूज करना है। हाँ? कितनी देर के, मतलब आपके पास 100 बकरियां है तो उस हिसाब से आप मिक्स कीजिए ना, आधा घंटा पौन घंटा, ऐसा थोड़े अभी आपने डाइल्यूट किया और शाम को यूज किया तो उसका कोई यूज नहीं है। हाँ, घंटा 1.5 घंटे में। इसलिए यहाँ एज सुन एज पॉसिबल कहा है आपने, ऐसा नहीं कहा कि 5 मिनट के अंदर ही, क्योंकि हर एक प्रोसेस में टाइम लग सकता है। तो हाँ, जो फ्रिज का टेम्परेचर होता है, हाँ, सब्जी रखते हैं वहां डाइल्यूएंट रखना है, और जो फ्रीज ड्राइड है वो ऊपर रखना है, जो पाउडर फॉर्म है, हाँ, उसको ऊपर जहाँ आइस बनता है वहां रखना है। अदरवाइज क्या, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो अपना दूसरे वैक्सीन होते हैं जैसे एफएमडी वैक्सीन, उसको फ्रीज में ऊपर आइस में रख देते हैं, तो इतना माइनस में उसको। सबसे बेस्ट देखो, आप अगर फार्मर हो, आप अगर शिक्षित हो, तो हर एक वैक्सीन के ऊपर दिया हुआ होता है उसको कितने डिग्री पे स्टोर करना है, और वो ट्रायल लेके लिखा हुआ रहता, ना मेरे मन का है ना आपके मन का है। 2 से 8 डिग्री है तो 2 से 8 डिग्री में रखना है, 2 से 8 डिग्री नीचे होता है, और उससे कम टेम्परेचर चाहिए तो आपको ऊपर जहां बर्फ जमती है वहां रखना है, जिसको कि हम फ्रीज कहते हैं ना। तो पीपीआर में 4 महीने से ऊपर के सभी बकरियों में अपने को पीपीआर लगाना है। प्रेग्नेंट में कोई दिक्कत नहीं करता जनरली पीपीआर वैक्सीन, और वापस रिपीट उसको 3 साल बाद करना है। जैसे हम कहीं से परचेजिंग करते हैं, फार्मर हमसे कहता है वैक्सीनेशन हुआ है, हाँ, और वो झूठ बोल रहा है, देखो वैक्सीनेट उसने करा नहीं है, तो क्या हम खरीद के लाके उसको वैक्सीनेट कर सकते हैं? जैसे हाँ, देखो अगर फॉर एग्जांपल उसकी पीपीआर वगैरह लगा हुआ नहीं और मेरे को विश्वास नहीं हुआ, ठीक है, फिर लगा दो, और क्या करें, रिस्क लेने से तो अच्छा है ना। वैसे देखो हर एक वैक्सीन का जो प्रोटोकॉल बनाया हुआ होता है ना, वो रिसर्च के साथ बनाया हुआ होता है। डबल लग जाए तो ठीक है, फिर लग जाए, और क्या कर सकते हैं। अब बिल्कुल जनरली नहीं होता है, बहुत सी बार क्या होता है, अभी कैसे पीपीआर हो रहा है पता है क्या, जैसे आज वैक्सीनेशन कर दिया पीपीआर का, अब मैंने आज तो कर दिया, लेकिन मेरी जो बकरियां थी वो 6 महीने बाद ब्याई, ज्ञापन हुई, और उसके 5 महीने बाद ब्याई, तो इनकी तो इम्यूनिटी 3 साल तक रही बकरी की, लेकिन होने वाले बच्चों में पीपीआर हो जाता है। तो वो चीज तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी ना, कि भाई बकरियों को मैंने लगाया है तो उनकी इम्यूनिटी तो 3 साल चलेगी, लेकिन अभी मैंने बकरी को वैक्सीन लगाया, 6 महीने बाद ज्ञापन हुए और उसके 5 महीने बाद ब्याई, तो जब तक तो इम्यूनिटी थोड़ी रहेगी, तो वापस उन बच्चों को तो लगाना है। तो ये लोग यही गलतियां करते हैं, इसलिए पीपीआर की दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए आपको पता है क्या कि वैक्सीन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमको ऊपर से लिस्ट आती है गांवों की, तो हमको क्या करना होता है, बकरियों में वैक्सीन लगने से पहले उनका ब्लड सैंपल लेना होता है और वो भेजना होता है हायर लेबोरेटरीज पे, तो उसमें वो देखते हैं कि वायरस के एंटीबॉडी टाइटर क्या है। फिर उन्हीं पशुओं को वैक्सीन लगने के 21 दिन बाद उनके ब्लड सैंपल लेने और भेजने होते हैं कि कितना वैक्सीन ने टाइटर डेवलप किया, कितनी एंटीबॉडी डेवलप हुई, वैक्सीन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस लेवल का काम थ्रू आउट इंडिया हो रहा है, राजस्थान में नहीं। ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय एफएमडी मतलब खुरपका मुंहपका नियंत्रण कार्यक्रम,
और राष्ट्रीय पीपीआर नियंत्रण कार्यक्रम, और एक चल रहा है राष्ट्रीय ब्रुसेला नियंत्रण कार्यक्रम। तो ब्रुसेलोसिस भी बीमारी क्या है? ब्रुसेलोसिस भी बैक्टीरियल डिसीज है, और ब्रुसेलोसिस बीमारी में क्या होते हैं? बच्चे फेंक देते हैं पशु। तो गाय भैंस की रेफरेंस में हम बात करें तो आखिरी के 3 महीने, जैसे 9 महीने का अगर उनका प्रेगनेंसी पीरियड है तो लास्ट ट्राइमेस्टर में गाय अगर बच्चे फेंकती है, उनकी जड़ फंसती है, तो उसमें ब्रुसेला होने का चांसेस होते हैं। इसलिए ब्रुसेला कंट्रोल प्रोग्राम में क्या करते हैं कि गायों का दूध कलेक्ट करते हैं और दूध से हम टेस्ट लगाते हैं। तो जो भी गांव का दूध इकट्ठा होता है, ऐसे कैन ही होंगे ना गाँव में, तो ये कैनों में दूध इकट्ठा हो रहा है गांव का, तो उस कैन में से हम दूध का सैंपल मंगाते हैं और उसमें देखते हैं, उसकी एक टेस्ट लगाते हैं और उसमें देखते हैं ब्रुसेला पॉजिटिव है क्या। और अगर उस टेस्ट में पॉजिटिव आ गए तो उस गांव के बहुत सारे एनिमल्स के भी सैंपल मंगाते हैं खून के, और उसमें डिटेक्ट करते हैं कि कौन से एनिमल में ब्रुसेला है। क्योंकि ब्रुसेला कंट्रोल कार्यक्रम में अभी क्या पता है, ब्रुसेला कंट्रोल कार्यक्रम सरकार क्यों चला रही है? क्योंकि ये बीमारी पशुओं से इंसान में होती है। ये बीमारी फैलती कैसी है कि अगर बकरियों में ब्रुसेलोसिस है तो बकरियां बच्चे फेंकेगी तो कच्चे बच्चे फेंकेगी, और कच्चे बच्चे फेंकने के बाद जड़ नहीं गिरेगी, और जड़ नहीं गिरेगी प्लासेंटा, जड़ नहीं गिरेगी तो उसके जो डिस्चार्जेस गिरेंगे ना, तो वो जहां जहां गिरेंगे उसके कांटेक्ट में अगर पानी आया, चारा आया, वो दूसरे पशु खाएंगे तो उनको भी हो जाएगी। तो इसके लिए ब्रुसेला का टेस्टिंग चल रहा है। आपके गांव में जो भी पशुपालन विभाग का कर्मचारी है उसको आप बोल सकते हो कि मेरे ब्रुसेला टेस्ट करना है। सबसे पहले वो बोलेगा कि आपके गायों का या आपके बकरियों का दूध लाओ, उस दूध को भेजेंगे और लेबोरेटरी में दूध पॉजिटिव आता है तो कौन से एनिमल में है उस एनिमल को भी अपन ढूंढ सकते हैं और उसको अलग कर सकते हैं। फिर उसको ट्रीटमेंट के लिए कुछ प्रोटोकॉल है। ब्रुसेला कंप्लीट क्योर तो नहीं होता, लेकिन उसमें जो बैक्टीरिया का लोड है उसको हम कंट्रोल करते हैं। ब्रुसेला इंसान को भी होता है, ब्रुसेला डॉक्टरों को भी हुआ है, कंपाउंडरों को भी हुआ है। ब्रुसेला नहीं हुए इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात सुननी कि कभी भी कच्चा दूध नहीं खाना है। अगर आपके पेट में थोड़े से भी अल्सर है और आपने कच्चा दूध खाया तो आपको ब्रुसेला हो सकता है। अगर जिस एनिमल में ब्रुसेला है उस एनिमल का दूध आप पी रहे हो तो हमेशा दूध गर्म करके पिए। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में यह कस्टम है कि भाई आपको मंदिर में चरणामृत दिया जाता है, उसमें कच्चा दूध यूज करते हैं, तो काइंडली आप मत लीजिए। मैं तो यही कहूंगा एज ए साइंटिफिक बात। बहुत सारे लोग ऐसे, एक जैन लेडी है उसने कभी गाय ही नहीं देखी और उसको ब्रुसेलोसिस हो गए। हाँ, कच्चा दूध खा लिया होगा जो दूध देने वाला आता है उसको। अभी मैं यहाँ जहां रहता हूँ मेरे यहाँ पास में दूध वाला दूध देने आता है, वो जेईएन है, वो दूध लेता है उसको, लेकिन मैंने उसके गायों का दूध लाया, चेक किया, वो ब्रुसेला पॉजिटिव है। लेकिन अब मैं बताऊं तो कैसे बताऊं? वो मेरे को बोलेगा यार आप ही ज्यादा समझदार हो गए क्या। ये इश्यू है। और ब्रुसेला को क्यों इतना महत्व दे रही सरकार? क्योंकि इसके आगे जो लड़ाइयां होगी वो बंदूकों से नहीं होगी, वो बायोलॉजिकल वार होगा। आपके देश में चेचक फैला दिया, आपके देश में ब्रुसेला फैला दिया, तो इसलिए इसको इतना गवर्नमेंट इंपॉर्टेंस दे रही है, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस का बात है। मनुष्यों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और मनुष्यों में भी बहुत सारे, जैसे हम एक जगह देखो, हम तो बीमारी के रिलेटेड काम करते हैं, लेबोरेटरी का काम करते हैं, तो हम एक जगह गए तो यहाँ से 40 किलोमीटर वो गांव है, उसके पास 60-70 भेड़े थी, तो उसके 10-15 भेड़ों ने बच्चे फेंक दिए थे। हम गए, हमने उसके सैंपल लाए और वो देखा तो ब्रुसेला पॉजिटिव। अब देखो वो भेड़ वाले क्या करते, अपने भेड़ों के साथ ही रहते, तो हमने क्या किया, उस भेड़ वाले का भी सैंपल लाया, वो भी ब्रुसेला पॉजिटिव। हमने क्या उसको पूछा कि तेरे को कुछ हुआ था? हाँ बोला सर, पानी भरा हुआ था, ऑर्काइटिस हुआ था। और उसके आगे की बात, उसको इश्यू ही नहीं है, उसको बच्चे नहीं है। हाँ, ये फैक्ट है। सर देखो, आज दिनांक तक ब्रुसेला के लिए ऐसा बहुत कुछ कंप्लीट क्यूरेटिव चीज नहीं, लेकिन हाँ सरकार ने ब्रुसेला कंट्रोल प्रोग्राम चलाया है। उसमें जिस गांव में भी ब्रुसेला पॉजिटिव आ जाता है उस गांव की 6 माह की बछड़ियों को ब्रुसेला का वैक्सीन लगता है, और एक बार वैक्सीन लगाने के बाद उन पशुओं में ब्रुसेलोसिस नहीं होता है। ये केवल गाय और भैंसों में है उपलब्ध सुविधा, बकरियों के लिए नहीं। जी,
हाँ हाँ, IVF क्या? हाँ हाँ, ना 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 ना, अरे उसमें सर आप में दिक्कत ही ऐसे देखो, आप एक बड़ी बात, हेलो सर, देखो अपन को सुनने में इंटरेस्ट नहीं है तो अपन को शांत भी रहना चाहिए। देखो एक मतलब अपन को अगर पेपर पढ़ने वाले अपन अगर क्यूरियस होते तो एक पेपर में लिखा था कि भाई इनको कुछ 700 साल पहले, 1500 साल पहले या 5000 साल पहले की मम्मी मिली, उन्होंने उसका DNA किया तो उस समय उसकी डेथ ब्रुसेलोसिस से हुई थी। अगर हम हमारे राजस्थान के रेफरेंस में बात करें तो ये फैलता कैसे, आपकी जो भेड़े होती है ना, मारवाड़ से निकलती है और मालवा में जाती है, तो अगर भेड़ों में ब्रुसेलोसिस है, उसने बच्चा फेंक दिया, वो चल रही माल फेंकती हुई जा रही, नागौर से निकली, अजमेर आई, अजमेर से भीलवाड़ा गई, भीलवाड़ा से कोटा गई, कोटा से उधर MP में घुस गई, उसके साथ ऐसी बीमारियां फैलती है। और उसके आगे की बात देखो, ब्रुसेला, देखो अपन अगर ब्रुसेला की बात करें तो बहुत देर तक बात कर सकते हैं। ब्रुसेला अलग अलग होता है, जैसे अगर गाय में ब्रुसेला होता है तो उसको कहते हैं ब्रुसेला बोविस, ठीक है। अगर बकरी में होता है तो उसको कहते हैं ब्रुसेला मेलिटेंसिस। ब्रुसेला बोविस से ब्रुसेला मेलिटेंसिस ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए तो हमारे कोई डॉक्टर ने बकरी के बच्चे निकाले हुए होते हैं ना, तो हम उसको बोलते हैं ब्रुसेला टेस्ट कर ले। हम हमारा भी टेस्टिंग करते हैं बीच बीच में, क्योंकि हम किससे डील करते हैं, सैंपल के साथ करते। हमको जब भी लगे कि घुटने दुख रहे, मैंने मेरा खुद का किया हुआ है 2-3 बार ब्रुसेला टेस्ट। तो अपने को इतना तो अवेयर होना चाहिए ना भाई कि कौन सी बीमारी कैसे फैल रही, पैटर्न क्या, ज्यादा नहीं है। हाँ, और एक बात, पंजाब से जितने भी एनिमल गाय आ रही ना, उसमें मैक्सिमम गायों में ब्रुसेला आ रहा है, क्योंकि क्या है, मेरे पास पशुओं में ब्रुसेला है, मुझे तो निकालना है, और आपको लगता है यार मुझे गाय तो शानदार मिली, तो यार प्लीज 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 ब्रुसेला टेस्टिंग करके लाओ, ब्रुसेला स्टेटस का पता करो। हमारी लेबोरेटरी में होता है सर। देखो एक्चुअली अगर अपन डायग्नोसिस की बात करें तो सरकार का एक सिस्टम है, जैसे राजस्थान सरकार के रेफरेंस में बात करें तो हर एक जिले में जिला रोग निदान केंद्र है, वहां ब्रुसेलोसिस टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। जो जिले जिस डिवीजन में आ रहे हैं वहां के डिविजनल लैब में, जैसे मेरी लैब है उदयपुर को, तो मेरे पास जो जिले है उनके यहाँ अगर नहीं होता है तो मैं बांसवाड़ा का कर सकता हूँ, डूंगरपुर का कर सकता हूँ, राजसमंद का कर सकता हूँ, प्रतापगढ़ का कर सकता हूँ, चित्तौड़गढ़ का कर सकता हूँ, वहां है। वहां नहीं तो राज्य स्तर पे प्रयोगशाला है, और अभी हमारे यहाँ की सरकार ने ब्लॉक स्तर पे भी प्राथमिक प्रयोगशाला स्थापित की है, जिनको कि हमने अभी ट्रेनिंग दिया हुआ। तो ये नेशनल प्रोजेक्ट है, इसमें सब काम होता है, तो जागरूक तो हमको होना पड़ेगा ना। अब सरकार आपके पशुओं में 12 डिजिट का नंबर क्यों लगा रही कि भाई वो आदमी आए और आपके पशु को टीका लगाए, और वहां उसको वो स्कैन करना है, 12 डिजिट नंबर बार कोडेड है, जब जाके डायरेक्ट वो कंप्यूटर में एंट्री हो रहा है कि इसके वैक्सीन लगाए, ये कितने महीने का प्रेग्नेंट है। तो सरकार का तो ये आगे चल के मानस है कि भाई 10 दिन पहले आपको बताए कि ये भैंस बहने वाली है, क्योंकि उसकी फीडिंग की है ना। आज मैंने अगर उसको AI की है, ज्ञापन किया है, और मैंने 2 महीने बाद जांच की है और मैंने चढ़ा दिया है उसको सॉफ्टवेयर में, तो 9 महीने बाद ब्याएगी ना। जैसे मैंने आज उस पशु को वैक्सीन लगाया है तो आपको 6 महीने बाद अलार्म दे सकता है वो, वापस ये वैक्सीन लगाओ। यहाँ तक सरकार की तैयारी, लेकिन कोई भी चीज धीरे 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 होते है, ऐसा नहीं एब्रप्ट चेंज होता है। जैसे फॉरेन की अपन बात करते तो उनके यहाँ सब चीज अच्छी क्यों, क्योंकि उन्होंने खराब सब चीजों को निकाल दिया। हमारे यहाँ तो सबको साथ लेके चल रहे, इसलिए धीरे धीरे चल रहे। तो अपन ब्रुसेला की बात करें तो ब्रुसेलोसिस के लिए क्या करना चाहिए, दूध की जांच करनी चाहिए, या खून की जांच से भी पता पड़ता है। केवल पशु ब्याया हुआ हो तो 21 दिन के अंदर उसकी जांच नहीं होती। समझ लो आज किसी बच्चे ने पशु ने बच्चा फेंका है तो 21 दिन बाद में उसका सैंपल भेजना चाहिए। 21 दिन तक वो फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स निगेटिव आ सकता है। तो अपन ने 2 बीमारियां देखी बड़ी बड़ी। सबसे पहले तो अपन ने यह देखा कि पशु का जो नॉर्मल चल रहा है उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आती है तो वो बीमारी कहलाती है, उसको हम डिसीज कहते हैं। डिसीज होता किससे है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, परजीवियों से होता है, और फंगाई से होता है। फंगाई का डिसीज हम कैसे पहचानेंगे, ब्लैक फंगस, रेड फंगस, वही तो है ना। तो हमको कोरोना ने सब कुछ सिखा दे ना, आइसोलेशन, वैक्सीनेशन, बूस्टर डोज। तो दूसरी बात अगर हम परजीवियों के करें तो परजीवी जो होते हैं बकरियों में, उनमें बहुत सारे, एक तो आंतों में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं, दूसरे खून में पाए जाने वाले होते हैं,
और तीसरे शरीर के ऊपर भी होते हैं कि नहीं। अगर हम आंतों में पाए जाने वाली की बात करें तो आंतों में 3 प्रकार के परजीवी आपको मुख्य रूप से मिलेंगे। तो उनको हम कहते हैं, सबसे पहले तो गोल कृमि कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, राउंड वर्म कहते हैं। दूसरे होते हैं फीता कृमि, जिसको हम क्या कहते हैं, टेपवर्म कहते हैं। बराबर है, आपको समझ में आ रहा है सर, आपके लिए इंग्लिश भी लिख रहा हूं। और तीसरे क्या होते हैं, चपटे कृमि, चपटे कृमि, चपटे, और इनको हम कहते हैं फ्लूक। हाँ, फ्लूक्स, फ्लूक्स कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कलेजे के कीड़े, है ना। तो ये फ्लूक्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्या पता करना है कि भाई आपका पशु है उसमें अंत परजीवी है कि नहीं, इसका हम पता किससे करेंगे, उसके मेंगनी से करेंगे, उसके गोबर से करेंगे। तो जो भी अंदर परजीवी होगा तो वो क्या करेगा, जैसे हम है, हमारी शादी हो गई, हमने बच्चे पैदा किए, बच्चों की शादी हो गई, उन्होंने बच्चे पैदा किए, तो अंदर अगर कृमि है तो वो उनके अंडे छोड़ेंगे। तो अपन इनके गोबर की जांच से इन सभी कृमियों के अंडे देखते हैं। तो इसमें गोल कृमि के अंडे कैसे दिखते, भगवान ने देखो अंडे को कैसा बनाया, सबसे पहले तो गोल बनाया, फिर अंडे को कैसे बनाया, डबल लेयर बना दिया, और फिर इसके अंदर ये एम्ब्रियोनिक मास होता है। तो गोल कृमि में 2 प्रकार के अंडे मिलते हैं, एक को कहते हैं स्ट्रोंगाइल, इसमें ऐसे मांस मिलता है, और दूसरा होता है गोल कृमि में स्ट्रोंगाइलॉइड, मतलब इसके अंदर बच्चा होता है ऐसे छोटा। तो इसको पहचान के हम पता करते हैं कि राउंड वर्म है। फिर अगर टेपवर्म की बात करें तो उसका अंडा ऐसा होता है, यह भी डबल लेयर, और इसमें ऐसा वो 7 स्पाइक जैसे होते, इसलिए 5 6, इसलिए इसको कहते हैं हेक्साकांथ एम्ब्रियो। तो इससे हम पहचानते हैं टेपवर्म। अब ये टेपवर्म का इंपॉर्टेंस क्या है, टेपवर्म अपने भी शरीर में जाके हाइड्रेटेड सिस्ट कर सकते हैं, लीवर के अंदर सिस्ट कर सकते हैं, ब्रेन के अंदर सिस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इनका इंटरमीडिएट होस्ट पशु होता है, लेकिन लास्ट में डेफिनेट होस्ट कौन होता है, अपन होते हैं। तो इसलिए इनकी जांच करनी जरूरी है। पशुओं में भी हो तो कमजोरी करेंगे। दूसरी क्या होता है, ये फ्लूक्स होते हैं। फ्लूक्स कहाँ ज्यादा होते हैं, कलेजे के कीड़े, जहां पानी रुका हुआ है, जहां घेंगे ज्यादा होता है। घेंगा किसको कहते हैं, ये ऐसा मिलता है, देखो इसके 2 आगे निकले हुए होते हैं, और ऐसा एक प्राणी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, घेंगा कहते हैं। ये शंखनुमा स्ट्रक्चर होता है। शिपिया, शिपिया वो जहां ज्यादा होते, जहां पानी रुका हुआ ज्यादा होते, वहां कलेजे के कीड़े होते। अभी बरसात के दिनों में दुनिया भर के मिलेंगे पानी के आसपास आपको। हाँ खाते हैं, लेकिन जब मैंने उस पशु के खून की जांच की और मैंने देखा कि इसको ये दिक्कत है, तो मैं कहूंगा हाँ यही बीमारी है। इसलिए उसको कहते हैं लेबोरेटरी टेस्ट के बाद कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। और जब डायग्नोसिस ही कंफर्मेटरी हो गए तो बीमारी कहाँ जाएगी, फिर मुट्ठी में आ गई। अदरवाइज मैं लेबोरेटरी में नहीं था, जब क्या कर रहा था, आज अल्बेंडाजोल दे दिया, कल फेनबेंडाजोल दे दिया, परसों ट्राइक्लाबेंडाजोल दे दिया, क्या होगा, मुझे पता ही नहीं पड़ा। जब तक मेरे पशु तो मर गए ना यार, मेरा लॉस तो हो गया ना। तो मुझे आदत क्या होनी चाहिए, हमेशा मेरे पशुओं का गोबर की जांच करना, मेरे पशुओं के खून की जांच करना, अगर दूध खराब आ रहा है तो दूध की जांच करना, दूध में कौन सा एंटीबायोटिक काम कर रहा है वही एंटीबायोटिक यूज करूंगा। इसलिए आजकल क्या होता है, हमारे यहाँ जो पशुओं में उआड़ी की बीमारी होती है, अडर की बीमारी होती है, थन से खराब दूध आता है, तो क्या करता है, रैंडमली आपके पास जो ट्रीटमेंट करने आ रहा है वो क्या कर रहा है, उसके पास टेट्रासाइक्लिन पड़ा है, टेट्रासाइक्लिन लगा दिया, एम्पिसिलिन लगा है, एम्पिसिलिन लगा दिया। लेकिन जब आप उस दूध का सैंपल हमारे पास भेजते हो, हम उसको प्लेट में लगाते और उसमें देखते हैं जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, फिर फ्यूराजोलिडोन, तो ये कौन सी दवाई काम करती है ये लेबोरेटरी बता सकती है आपको। तो अगर टेट्रासाइक्लिन काम कर रहा है तो ही टेट्रासाइक्लिन का उपयोग में लेना फायदेमंद है। काम नहीं कर रहा है और आपने लगाया तो क्या हुआ, आपके गाय की बीमारी और आगे बढ़ गई, अंदर पत्थर जैसे बन गए और दूध ही आना बंद हो गया, और दूध ही आना बंद हो गए तो आपकी गाय क्या काम की। इसलिए लेबोरेटरी डायग्नोसिस जरूरी है। और अभी ये कंडीशन आई है कि जितने भी लोग एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं
उन सभी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे, तो उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो ये बहुत बड़ी समस्या अभी है और इसके आगे जाके भी आने वाली है। तो साइंटिस्ट लोग अभी सोच रहे हैं कि इसके आगे का क्या खोजे। तो इसलिए ऐसे स्थिति में हमको क्या करना है, दूसरे मेडिसिन के साइंस में जाना है और उसमें कुछ अच्छी खबरें या कुछ अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, और उस साइंस को कहते हैं होम्योपैथी। ओके, सुनाया नाम? यस यस, जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक वीडियो बताऊं। मजा आ रहा है कुछ? मजा आ रहा है? चलो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, कितने आपको लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, आपकी पूरी क्वायरी बताता हूँ। मुझे पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट आता है, आई लाइक टू टीच। मेरे पास आपके जो सीआर के लोग हैं उनके आज भी बाय डिफॉल्ट फोन आते हैं कि सर आज आपकी याद आ गई। इट्स ओके यार, आप बने हो इसके लिए, सरकार ने आपको बनाया ये डॉक्टर, तो डिस्पेंस योर नॉलेज। और छोटी छोटी चीजें बताओ ना, तो छोटी छोटी चीजों का मजा अपन देखते हैं। अभी देखो ये भैंस है और इसका ये कांटा आ रहा है, दिख रहा है आपको? लाल रंग का दिख रहा है, लाल रंग का ये दिख रहा है, दिखा क्या? हाँ? अरे हल्का नहीं यार, फुटबॉल साइज का है। इसको मैंने होम्योपैथी के सिंगल डोज से ठीक किया है। सिंगल डोज और सिंगल ड्रग एक ही बार दिया है। दिस इज मैजिक। अरे भैंस ज्ञापन होती है, भैंस ज्ञापन होती है। तो आजकल क्या हुआ देखो, बड़ी बात अपन ये समझे। सबसे पहले क्या था, हमारी जो पृथ्वी थी सही थी, सब कुछ सही था, ह्यूमस बनता था, मतलब पत्ते सड़ते थे, उससे खाद बनता था। अभी हमारा पॉपुलेशन बढ़ गया, इसलिए हमने कुछ हाइब्रिड वैरायटी फॉरेन से लाई, तो हमने अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए यूरिया लाया, सुपर फॉस्फेट लाया, हमने जमीन की बैंड बजा दी। हमारे जमीन में मिनरल्स का बैलेंस ही नहीं है। तो जमीन में नहीं तो अपने को नहीं मिल रहा है, तो अपने को नहीं मिल रहा है, तो जैसे मेरी अभी एज हो गई तो मुझे क्या खाना पड़ रहा है, विटामिन डी की गोली खानी पड़ती है, बी कॉम्प्लेक्स खाना पड़ता है, क्रोमियम की गोली खानी पड़ती है, कैल्शियम की गोली खानी पड़ती है, जॉइंट जाम हो जाते हैं। तो पहले क्या होता था, जमीन के अंदर केचुए होते थे, अर्थवर्म केचुए होते थे, तो वो केचुए जमीन से नीचे से ऊपर आते थे और उनके साथ वो क्रोमियम लाते थे, और क्रोमियम था इसलिए डायबिटीज नहीं हो रहा था। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि क्रोमियम कमी होने के कारण भी डायबिटीज हो रहा है, ये एक थ्योरी होगी। दूसरे लोग ये कहते थे कि पहले हम सब कुछ देसी खाते थे, तो हमारे देसी गाय ने, भैंस ने दूध दिया हुआ है, उसमें A2 प्रोटीन है, और जो पशुओं को खांडोर नहीं है, होल्स्टीन है, जर्सी, उसका जो दूध आता है उसमें A1 प्रोटीन है। तो उनका यह कहना है कि A1 प्रोटीन वाला दूध खाने से आपको कैंसर हो सकता है, आपको डायबिटीज हो सकता है, आपको पार्किंसंस डिसीज हो सकता है। ये दूसरी थ्योरी। तो जनरली क्या है कि अगर जमीन में नहीं तो अपने को नहीं मिल रहा है, अपन उसी की रोटी खा रहे, और उसी का ही तो चारा वो पशु खा रहा है, तो पशु को कहाँ मिलेगा? पहले लेडीज प्रेग्नेंट होती थी तो तालाब की मिट्टी खाती थी, उनको कैल्शियम आयरन उसमें से मिलता था। लेकिन अभी क्या होता है, 4 महीने होते ही डॉक्टर बोलता है आयरन ले लो, कैल्शियम ले लो, नहीं तो हीमोग्लोबिन कम होगा, सिजेरियन करना पड़ेगा। तो पशुओं को भी कहां से मिल रहा है? तो ये क्यों हो रहा है? कैल्शियम डेफिशिएंसी, फास्फोरस डेफिशिएंसी, तो इसके कारण ये हो रहा है। तो आजकल हम जो भी चीज खा रहे उसमें ओरिजिनल स्वाद नहीं है, इसलिए सरकार कहती है कि भाई आज इस ईयर मोदी जी दलहन ईयर मना रहे हैं ना, मिलेट ईयर मना रहे हैं, तो मिलेट खाने का अपना अलग महत्व है। ज्यादा छोटा आटा पीस के रोटी नहीं खानी चाहिए, बड़े आटे की रोटी खानी चाहिए। आटा एक ही अनाज का नहीं खाना चाहिए। मेरे घर में अगर गेहूं पीसते हैं ना, तो उसमें इतने हम चने भी डालते हैं, इसमें उतने इतने हम जवार भी डालते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में हम जवार की रोटी भी खाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखने के लिए है। तो पशुओं में ये दिक्कत जो आती है, तो जहां भी कैल्शियम फास्फोरस की कमी होगी तो क्या होगा, पशु प्लास्टिक खाएगा, पशु हड्डियां चबाएगा। तो अपन क्या करते हैं, पशु अगर रस्सी खा रहा है तो उसको साखड़ से बांधते हैं, मेटल से बांधते हैं, लेकिन खा क्यों रहा है, फास्फोरस के कमी के कारण। फास्फोरस नहीं दे रहे, उसको साखड़ से और बांध रहे, ये गलतियां करते हैं। तो ये कैल्शियम का, फास्फोरस का एस्टिमेशन भी लेबोरेटरी में होता है। फास्फोरस कमी होती है तो पशु ज्ञापन होने में दिक्कत देता है। सेलेनियम की कमी होती है तो पशु के शरीर के ऊपर के बाल घुंघराले हो जाते हैं, उसका बीज नहीं निकलता है।
भैंसों में कॉपर की कमी होती है, तो भैंसों के जो बाल होते हैं ना, तो उनका टिप होता है वो ब्राउन कलर का होता है। तो ये साइंस कहता है, ये काम करते हैं हम उसके साथ, इस प्रोजेक्ट में हमने काम किया है, तो इसलिए मैंने आपको जानकारी में आया, तो मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी डिस्पेंस करने की कोशिश की। मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के वर्म्स होते हैं बाय राउंड। मेरे से ले जाओ दवाई, फ्री में ले जाओ, अभी नीचे चलो, अभी नीचे चलो ले लो, बाकी है। हाँ हाँ, नीचे से ले लो, मेरे से फ्री में ले लो। और बोलो, अभी कुछ सबको नहीं दे सकता यार, मेरे पास इतना पड़ा है सब, मेरे को टैंकर लेके चलना पड़ेगा, मेरे को टैंकर लेके चलना पड़ेगा। अभी उसके ट्रायल चल रहे हैं, अभी उसके ट्रायल चल रहे हैं, उसके ट्रायल चल रहे हैं, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। इवन एक बंदा ये कहता है कि भाई आपके पशुओं में छिचड़े, तो ये होम्योपैथिक दवाई दो, छिचड़े नहीं होंगे। अरे सुनो, होम्योपैथी ये कहती है कि कोई कुत्ता है भौंकता नहीं, डायरेक्ट जाके काटता है, उसके लिए दवाई है। कोई कुत्ता है भौंकता है काटता है, उसके लिए दवाई है। कोई घोड़ा है नहीं मानता है, उसके लिए दवाई है। तो ये होम्योपैथी है। ये होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर हानीमन करके, जो जर्मन डॉक्टर थे, वो यमड़ी थे, है ना, उन्होंने ये किया इसका आविष्कार। और ये क्या कहते हैं कि कोई भी दवाई मैं अगर आपको दूं, आप नॉर्मल है, हेल्दी है, और वो दवाई देने के बाद आप में कुछ लक्षण आते, ठंड लग के बुखार आना, तो क्या हो गया, उस दवाई ने ये लक्षण तैयार किए, और यही लक्षण इस बीमार पर्सन में है, तो वो दवाई ठीक करते। इसलिए होम्योपैथी का बेसिक प्रिंसिपल है सिमिलस सिमिलिबस क्यूरेंटर, मतलब लाइक क्यूअर्स लाइक। जो दवाई स्वस्थ आदमी में जो लक्षण तैयार करती है, वही लक्षण अगर दूसरे बीमार आदमी में है, तो वो दवाई ठीक करे। आ गई बात समझ में? तो इसमें बहुत सारी दवाई है। होम्योपैथिक दवाई प्लांट से भी बनती है, इसको प्लांट किंगडम कहते हैं। होम्योपैथिक दवाई एनिमल से भी बनती है, उसको एनिमल किंगडम कहते हैं। और होम्योपैथिक दवाई मिनरल से भी बनती है, इसको मिनरल किंगडम कहते हैं। प्लांट किंगडम का सबसे बेस्ट उदाहरण है अल्फा अल्फा। अब ये अल्फा अल्फा क्या है? रसगा, इट्स ल्यूसर्न। रसगा, रसगा अपन पशुओं को खिलाते, उससे बनती है दवाई। अब अगर अपन एनिमल सोर्स की बात करें, तो उसके दवाई का नाम एक बताता हूं, एपिस मेलिफिका। ये किससे बनती है? मधुमक्खी के डंक से। तो मुझे मधुमक्खी ने काटा तो क्या होगा? हनुमान बन जाओगा। तो आप अगर कहीं ऐसे आपको चोट आई है या आपका ऐसा सूजन आई है, तो वही दवाई ठीक करेगी। इसलिए उसको बोलते हैं ना, लाइक क्यूअर्स लाइक। और तीसरी दवाई है मिनरल किंगडम की, अपन बात करते हैं सल्फर। इसको हम गंधरक कहते हैं। तो जो भी चमड़ी से संबंधित बीमारी होती है, वो सल्फर से ठीक होती है। ओके, हाँ सर। नहीं होता है साइड इफेक्ट, बिल्कुल नहीं होता है। फिर होम्योपैथी के डायल्यूशन होते हैं। देखो, जो होम्योपैथिक दवाई मूल दवाई होती है, उसको क्या कहते हैं? अर्क कहेंगे, मूल अर्क। तो मूल अर्क को अपन कुछ अल्कोहल में डालते हैं, तो उसका डायल्यूशन होता है। अगर 10 टाइम करते हैं तो उसको 10x कहते हैं, 100 बार किया तो उसको सी कहते हैं, सेंटीसिमल, और 1000 बार करते हैं तो उसको यम कहते हैं। ये बहुत सारी चीजें, आपके पास मोबाइल है। देखो, सबसे लास्ट बात, अभी अपना काफी टाइम हो गया, सबसे लास्ट बात, आज मैं आपके पास हूं, लेकिन जीवन में सबसे बेस्ट टीचर आपके पास गूगल है। उसको आप जो भी पूछोगे वो जवाब दे देगा, जो भी पूछोगे। डॉक्टर माने ने बताया कि भाई मैंने निमकर में काम किया, वहां बोरगोट है, तो बोरगोट कैसे है, उसका बोरगोट का फार्म कहाँ है, बोरगोट कमर्शियली कहाँ उपलब्ध है। बोरगोट 1700 रुपए लाइव वेट में बेचते हैं वो लोग, है ना। तो बहुत सारे, और ये बोरगोट है कहाँ का? अफ्रीका का। ऑस्ट्रेलियन लोगों ने अफ्रीका लाया और वहां उसके फार्म डेवलप किए। और उसकी विशेषता क्या है? उसका वजन डेली 200 ग्राम बढ़ता है, एक साल में 60-70 किलो का बकरा मिलता है। तो बहुत सारे लोगों ने सिरोही का, बोहर का क्रॉस किया। ऐसे बहुत बहुत ट्रायल चलते रहते हैं। क्या? हाँ, नारी सुवर्ण। हाँ, नारी नाम क्यों दिया है उसको? निम्बकर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उस इंस्टीट्यूट में मैंने 2 साल काम किया है प्रोजेक्ट। उनके एक्चुअली क्या, उनके बहुत इंटरनेशनल रिलेशंस थे।
तो जो शरद पवार उस समय कृषि मंत्री थे, तो उसके कारण उन्होंने फॉरेन से वो एम्ब्रियो लाए बोर गोट के, तो उनके माँ बाप तो कहाँ थे, ऑस्ट्रेलिया में, और उनको उस जार में भर के गर्भ को लाए 6 दिन के, और यहाँ के बकरियों को हिट में लाके 6 दिन की हो गई जब इनके पेट में छोड़ दिए। इसलिए यहाँ की बकरियों को क्या कहेंगे, सरोगेट मदर, राइट। मतलब बहुत सारी हीरोइन क्या करती है, अपने पेट में बच्चे नहीं बढ़ाती, वो गर्भ निकाल के दूसरे के पेट में, इसको कहते हैं सरोगेट मदर। उसके लिए फिर पैसे देते, 2 लाख 5 लाख 10 लाख। ये छोटी छोटी चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा कि जब हम लैब डायग्नोसिस करते हैं तो हम स्पेसिफिक चीज ढूंढते हैं, तो उसका स्पेसिफिक इलाज ही करना है, ऐसा नहीं कि रैंडमली अल्बेंडाजोल, है ना। यस, यू कैन गिव। हरी, कौन सी दवाई है पेट के कीड़े के लिए? सिनापिथेलिस। He is my student. He is just learning in 2nd year of diploma. He is with me still from last 4 months. Even last day हमने एक पोस्टमार्टम किया, मैंने बोला हरी इसमें क्या है, तो उसने बता दिया कॉक्सिडिया। चलो कॉक्सिडिया से बात ध्यान में आई। कुछ मजा आ रहा है? जी सर। देखो मुझे लिक्विड का पता नहीं, लेकिन वेलकॉन कंपनी की गोली आती है आर्टिजेक्स करके 4 ग्राम की, वो बोलते हैं 400 किलो बॉडी वेट के लिए एक दे दो और लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी मत दो। मैं गाय के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, आपके पास गूगल है, गूगल को पूछो। वो लोग बोलते हैं ना तेरे पास क्या है, मेरे पास माँ है, वैसे आजकल सबके पास गूगल है। ऐसे ऐसे मजेदार तरीके से देखो सीखेंगे जब भी हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज क्या है ना। देखो अगर आपके पास बहुत अच्छा चेन है तो ये KFC वगैरह क्या है, उनको डेली मीट चाहिए। KFC वगैरह जो है इनको डेली मीट चाहिए, तो ऐसा कांटेक्ट कर लीजिए आप। फिर बकरी के इससे और एक बनता है यार, उसका मेरे को नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, तो वो 1000 रुपए किलो बकरी के दूध से जो बनता है, चीज बनता है, चीज 1000 रुपए किलो जाता है बकरी का चीज, वो भी आप कर सकते हैं। हाँ हाँ, यस, बकरी का जाता है। आपको पता है उदयपुर जिले में यहाँ जो ट्राइबल बेल्ट है, तो ट्राइबल बेल्ट में मैक्सिमम लोगों के पास बकरियां है, तो उदयपुर हमारे पशुपालन विभाग और उदयपुर दूध संघ ने मिलके बकरियों का दूध कलेक्शन चालू किया दूध संघ के मार्फत, और यहाँ 30 रुपए में 100 ml दूध मिलता है। हाँ, तो वो प्रोसेस करके बेचते। तो बकरी का दूध किसमें ट्यूबरकुलोसिस है, तो बकरी का दूध किसी बच्चे को माँ नहीं तो वो माँ के दूध के बराबर काम करता है। बकरी का दूध किसमें, डेंगू में देते हैं, डेंगू फीवर में देते हैं। ये सब चीजें हमको ढूंढनी पड़ेगी, करना तो पड़ेगा ना सर। ये तो बात होगी अंत परजीवी, है ना। आपने किसकी दवाई पूछी थी अभी मुझे? हाँ, वो तो ट्रायल, अंडर ट्रायल है। और क्या पूछा था? अच्छा हाँ, अभी देखो ये तो हो गए आंतों के परजीवी, लेकिन आंतों के अंदर, ये आंतों की त्वचा, इसके अंदर भी मिलने वाले परजीवी होते हैं, और उनको क्या कहते हैं, कॉक्सीडिया। तो ये कॉक्सीडिया कब पनपते हैं ज्यादा, जब आप बकरियां रखते हो वहां नमी ज्यादा होती है, गीला ज्यादा होता है, तो कॉक्सीडिया ज्यादा होते हैं। और कॉक्सीडिया से बीमारी होती है तो उसमें क्या होता है, दस्त के साथ खून आता है। दस्त के साथ खून आता है तो कॉक्सीडिया है। इसमें बहुत सारी दवाई देते हैं, जैसे एम्प्रोलियम देते हैं, ये 1000 रुपए का आता है, या